हेलो एवरीवन, ये पेपर आपका क्लास सेवन्थ हिंदी का है। आपके वार्षिक परीक्षा के लिए है। तो आप लोग ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश और उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम पहले चलो पढ़ लेते हैं। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो यही है इससे। तो अब चलो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आप लोग इसको पद्यांश को पढ़ लेना अच्छे से, गद्यांश को नेक्स्ट है, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कौन करता है? परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन। तो दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक समस्या आने पर अपने साथ लेकर चलती है। तो क्या चलती है लेकर? संघर्ष। सही बात है। नेक्स्ट है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है? कि मानव धर्म के प्रतिकूल है, संघर्ष से डरना और विमुख होना अहितकर है, अपने विकास को बाधित करना है। तो सही, सभी सही है। इसमें मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय। तो मानवीय में मूल शब्द कौन सा है और वो प्रत्यय कौन सा है? तो मानव इसमें मूल शब्द है और ये, तो इसका दूसरा वाला सही है। अब चलते, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। तो ये है हमारा 2 वाला सही। फिर है दूसरा, पद्यांश को पढ़ करके आपको सही उत्तर लिखना है। ये रहा पद्यांश। चलो हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं सीधे। उपवन की शोभा किस बात में है? तो उपवन की शोभा अलग अलग रंग रूप में और अलग अलग क्यारियों में। 2 वाला सही। मिले एक से स्वर हमको, पंक्ति का मूल भाव क्या है? तो जीवन के मार्ग में आने वाली मीन्स पंक्ति का भाव सबके विचारों में एकता है। मिले एक से स्वर हमको, सबके विचारों में एकता है। दूसरा से, कांटों से मिलकर हंस हंस कर जीना सीखा। मतलब क्या हो जाएगा इसका हो? तो जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाएं। तीसरा वाला सही है। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? तो एकता का पालन करके प्रेम से रहना। दूसरा वाला सही है। हम सब सुमन एक उपवन के, मतलब हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। तो एक देश में प्रेम पूर्वक रहने वाला, सब हमें एक देश में प्रेम पूर्वक रहने वालों को। तो ये तीसरा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं खंड खा पर। शिक्षित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम बताइए। शिक्षित में कौन सा प्रत्यय हुआ है? इत। तो इसमें इत प्रत्यय का मतलब हो जाता है जो बाद में प्रयोग। प्राथमिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो इसमें कौन सा है? इक। राजा रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। फिर आगे चलते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास का नाम बताइए। तो दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो हो जाता है द्वंद्व समास, जैसे अभी देखा उसमें राजा रानी। फिर नीलाभ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नीलाभ, नीला प्लस आभ, तो ये हो जाएगा हमारा नील प्लस आभ, यही वाला सही हो जाएगा। नवागंतुक की संधि क्या हो जाएगी? वो संधि क्या हो जाएगी? इसकी संधि विच्छेद हुआ है तो संधि बताना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ये वाला सही हो जाएगा, वह एक वाला। दांतों तले उंगली दबाना, मतलब क्या हो जाएगा? दंग रह जाना, ये वाला सही हो जाएगा। लाल पीला होना, तो इसका क्या हो जाएगा? लाल पीला होना का मतलब हो जाता है क्रोध करना। नीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो नीतियाँ, नीतियों। तो इसमें नीतियाँ दिया हुआ है तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, नीतियाँ। जिम्मेदारी शब्द का बहुवचन रूप, तो जिम्मेदारियाँ। जिम्मेदारियाँ नहीं है तो जिम्मेदारियों, और ये वाली हमारी सही हो जाएगी, दूसरा वाला सही हो जाएगा। इसमें जरा सा मात्रा का ही डिफरेंस होता है तो इसमें बहुत अच्छे से देखना कि कौन सा होता है। फिर पानी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? तो जल और नीर। फूल शब्द के 2 पर्यायवाची, तो कुसुम और पुष्प। फिर ये देखो, गद्य यूँ खंड काव्य पर आधारित, तो आपको इसको पढ़ करके और
ये उत्तर दे। मोर के सिर की कलगी कैसी थी? तो कैसी थी? सघन, ऊंची और चमकीली। मोर की चोंच कैसी थी? तो क्या हो जाएगा? बंकिम और पैनी। फिर लेखिका ने किसे इंद्राणी की संख्या दी है? मोर की आंखें। फिर मोर की कौन कौन सी भंगिमाएं मोहक थी? गर्दन ऊंची करके देखना, नीची कर दाना चुगना, पानी पीना व टेढ़ी कर शब्द सुनना। मोर की किस क्रिया का चित्र नहीं आंका जा सकता? तो गति का। अब ये है पद्यांश, जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, ये आपको पढ़ना है और फिर ये उत्तर देना है इसका। पर उपर्युक्त पद्यांश के रचयिता कौन है? तो इसके मीराबाई हैं। महापद्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है? सुबह का वर्णन किया गया है। गोपियाँ क्या कर रही हैं? तो दही मथ रही हैं। ग्वाल बालों के हाथ में क्या है? तो माखन और रोटी है। कृष्ण को जगाने हेतु द्वार पर कौन कौन खड़े थे? सारे ग्वाल बाल खड़े थे। फिर चलते हैं आगे। इसमें से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखना है। किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो भारत राष्ट्रीय, क्योंकि ये पुराना खेल है, इसे राजा महाराजाओं से लेकर देहात के लोग भी बड़े चाव से खेला करते थे। यह खेल व्यायाम का सर्वोत्तम साधन माना जाता था। पुराने जमाने में गांव के लोग पेड़ों की टहनियों के द्वारा इसे खेला करते थे। इस खेल का अपना लंबा इतिहास होने के कारण, अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण इसे राष्ट्रीय खेल माना जाता है। फिर है मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वो महीनों बाद क्यों आता था? तो मिठाई वाला अलग अलग इसलिए बेचता था क्योंकि वो बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। वो अपने बच्चों की झलक इन बच्चों में देखता था। बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखने के लिए उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। चीज़ों को बनवाने में उसे अधिक समय लग जाता था। फिर कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? वो उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली। तो कुंवर सिंह को पढ़ने लिखने से अधिक घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में बहुत मज़ा आता था और बड़े होने पर उन्हें इसी वजह से स्वतंत्रता सेनानी में मदद मिली, क्योंकि वो कुशल घुड़सवार, तलवारबाज और आदि गुणों के आधार पर ही अंग्रेजों से मोर्चा ले सके। फिर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 2-2 मार्क्स वाले हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार दीजिए। मतलब हमें पक्षी को पालना चाहिए, पिंजरों में बंद करना चाहिए कि नहीं? तो आप अपने विचार इस पे रखना है आपको। फिर एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? मतलब आँख में अचानक पड़ने वाले एक तिनके की घटना की चर्चा की गई है। जब अचानक आँख में पड़ने वाला बेजान सूखी घास का तिनका मनुष्य को व्याकुल कर देता है और वह स्वयं को असहाय सा महसूस करने लगता है। कवि ने इस संदेश के रूप में कहा है कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी कभी कभी परेशान की वस्तु भी चूर करने में सफल हो जाती है, परेशान कर देती है। रहीम की कवार के बादलों की तुलना किससे और क्यों की गई है? तो रहीम ने क्वार के बादलों की तुलना उन लोगों से की जो पहले अमीर थे लेकिन अब वो गरीब हो चुके हैं। जैसे क्वार माह के बादल केवल गरजते हैं पर बरसते नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार अमीरी से निर्धन हुए व्यक्ति केवल दिखावे रूप में अमीरी की बातें करते हैं, जबकि वे भीतर से खोखले होते हैं। लेकिन जब अमीर से गरीब होते तो उनके अंदर कुछ तो अमीरी का वो रह जाता है, तो वो दिखावा करते रहते हैं। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हारे अनुसार महाभारत कथा में किस पात्र के साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ और क्यों? तो ये आपको अपने बुक से लिख देना है अच्छे से। तुम्हारे विचार से ये महाभारत को युद्ध को कौन रुकवा सकता था? तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से उसमें से लिख देना। फिर ये रचनात्मक लेखन है। अस्वस्थ होने पर अपने विद्यालय के प्राचार्य को 4 दिन अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है। समय का महत्व बताते हुए छोटे भाई बहन को पत्र लिखिए। फिर अनुच्छेद लेखन है, किसी एक पर लिखना है। संवाद है, किसी एक विषय पर संवाद लिखना है।